गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ टेक्निकल इशू इंटरनेट नहीं होने के कारण बेटा क्लास लेट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो लास्ट हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, हमने सिलेक्शन देखा और सिलेक्शन किसे देखा था, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के थ्रू हमने क्या किया था, सिलेक्शन किया था, जिसमें दो जीन हमने यूज किया था, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है? तो वो सिलेक्शन आपको कल समझ में भी आया, आपने रिस्पॉन्स भी किया था। आगे हम क्या देख रहे हैं बेटा, अब ये देखिए कि एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से जो हमने सिलेक्शन किया वो हमने दो राउंड में किया, बड़ा टाइम लग रहा था और टीडीएस प्रोसेस था, थोड़ा मेहनत वाला काम था, क्योंकि बार बार हमको अलग अलग कल्चर प्लेट करना पड़ रहा था, रेप्लिका प्लेट बनाना पड़ा। तो एक और मेथड हम देखते हैं जिसमें थोड़ा शॉर्टकट से, इजी मेथड से एक ही राउंड में आपको सीधा सिलेक्शन मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, एम्पीसिलिन मिल जाएगा। क्लियर है? और वो मेथड है बेस्ड ऑन द लेक-जेड जीन, है ना। लेक-जेड जीन के हिसाब से हम क्या करेंगे, यूज करके उसको सिलेक्शन करेंगे। तो ये एक दूसरा टाइप का सेलेक्टेबल मार्कर है बेस्ड ऑन द एंजाइम। और कल डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन भी मिलने वाला है। कल आपका माइनर टेस्ट है सैटरडे को ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट यूजिंग लेक-जेड जीन, है ना। लेक-जेड जीन से लेके हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो कल भी हम कंटिन्यू करने की कोशिश किए, इसको स्टार्ट किए थे बेटा, तो कवर नहीं कर पाए थे। तो देखते हैं क्या है। लेक-जेड जीन आपको याद होगा, तो हम लेक ओपेरॉन बैक्टीरिया में पढ़े थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। लेक ओपेरॉन के अंदर 3 जीन था, Z, Y और A। उसमें से जेड जीन यहाँ हम यूज कर रहे हैं, लेक-जेड। और इस जेड जीन से एक एंजाइम कोड होता है, बनता है, जिसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज, है ना। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनता है। इस एंजाइम का नेचुरल सबस्ट्रेट कौन है, लैक्टोज। नेचुरल सबस्ट्रेट कौन है, लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ने से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। क्लियर है? लेकिन हम क्या किए बेटा, हमने एक ऐसा सबस्ट्रेट इसका बनवाया जो कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि अगर ये सब्सटेंस को हम इस एंजाइम से तोड़ें, इस एंजाइम से ब्रेक डाउन करें, तो कलरफुल प्रोडक्ट निकलता है। कैसा प्रोडक्ट निकलता है, कलर प्रोडक्ट निकलता है। अगर कोई भी सब्सटेंस when it undergoes reaction, when it is catalyzed and it gives color compound, then it is known as chromogenic substance। और इसका क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो इसका सबस्ट्रेट है इस एंजाइम का, अभिकारक है, उसका नाम है एक्स-गाल। एक्स-गाल को अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है तो ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है, ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो अब हमने क्या लिया, हमने 2 वेक्टर लिया। अब यहाँ पे हम क्या नहीं ले रहे बेटा, PBr322 नहीं ले रहे, है ना, क्योंकि वहां पे दोनों एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन था। हमको टेट्रासाइक्लिन अभी नहीं चाहिए, हम टेट्रासाइक्लिन की जगह क्या ले रहे हैं, लेक-जेड ले रहे हैं। ये जो प्लाज्मिड है PBr322 नहीं है, ये आपका PUC18 नाम का एक प्लाज्मिड है। PUC18 नाम का एक प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में आपके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं। कौन कौन से, आपके पास लेफ्ट साइड में एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है और राइट साइड में यहाँ पे क्या है, लेक-जेड जीन है। कौन सा जीन है, लेक-जेड जीन है। ये वही लेक-जेड जीन है जिससे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनता है और ये एंजाइम एक्स-गाल को तोड़ने से क्या कलर निकलता है, ब्लू कलर निकलता है। क्लियर है? तो ये आपने प्लाज्मिड लिया PUC18। PUC18 में एक तरफ एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है और एक तरफ कौन सा जीन है, लेक-जेड जीन है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं है, तो इसको हम बोल रहे हैं बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्लियर? अब हमने क्या किया, हमारा जो जीन इंसर्शन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो डिजायर्ड जीन है ना, जो वांछित डीएनए है, वो लेक-जेड जीन में हमने इंसर्ट किया। उसको हमने कहां इंसर्ट किया, लेक-जेड जीन में। तो आप ये देखो PUC18 में ये लेक-जेड जीन है और ये मार्क किया हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट। और कल जो हमने टेक्निक समझे थे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बीच में कुछ इंसर्ट हो जाएगा तो वो जीन इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इस लेक-जेड जीन में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, ये लेक-जेड जीन क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इनएक्टिव हो जाएगा। और इनएक्टिव हो जाएगा तो इससे ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा।
और नहीं बनेगा तो एक्स गाल को ये तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ेगा नहीं तो ब्लू कलर नहीं मिलेगा, तोड़ेगा नहीं तो ब्लू कलर नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आपके पास ये दो प्लाज्मिड है, एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक है रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट में लेग जीन ठीक है, यहाँ से बीटा गैल्कोसिडेज बनता है जो एक्स गाल को तोड़ता है तो ब्लू कलर आता है। और एक है आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें आपका जीन ऑफ इंसर्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेग जीन के अंदर डाला गया है और ये जीन इनएक्टिवेट हो गया है। क्यों? क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है और इससे अब बीटा गैल्कोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो एक्स गाल को तोड़ा नहीं जाएगा और नहीं तोड़ पाएंगे तो ब्लू कलर नहीं बनेगा। कैसा कलर दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा। क्लियर है? फिर आपने क्या किया? आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जैसे पहले भी हमको मिला था 3 टाइप का बैक्टीरिया मिलेगा। एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें प्लाज्मिड गया है लेकिन कौन सा वाला गया है? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है। ठीक है, आप देख रहे हो कि लेग जीन यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, रिकॉम्बिनेंट गया है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है किसमें? लेग जीन के अंदर दिख रहा है। क्लियर है? और ये दोनों को हमने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सक्सेसफुली हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए हुआ है। और फॉरेन डीएनए क्या है? यही तो प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड घुसा है तो उसको अपन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेंट दो टाइप के, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, और एक कौन सा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, तो कोई प्लाज्मिड यहाँ पे नहीं है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब हमको क्या करना है? जैसा आप मेरे को बोले थे बेटा, आप बोले थे कि हमको ये वाला चाहिए सर, रिकॉम्बिनेंट चाहिए। कौन सा चाहिए? रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब फिर से आपको आंसर करना है। एएमआरएस, कैटेगोरियन, डीएवी सब रेडी रहो बेटा, आंसर करना है। देखो मैं एक कल्चर प्लेट लिया, कल्चर प्लेट लेके इसमें कल्चर मीडियम, मतलब बैक्टीरिया के खाने के लिए जो जो मीडियम लगेगा वो डाल दिया, कल्चर मीडियम। और साथ में क्या डाला है? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाला है। क्या डाला है बेटा? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाला है। क्लियर? उसके बाद साथ में एक्स गाल डाल दिया। एक्स गाल क्या था? एक्स गाल वो सबस्ट्रेट था इस एंजाइम का जिसको तोड़ने से ब्लू कलर निकलता है। पॉइंट क्लियर? एक्स गाल भी हमने यहाँ पे डाल दिया इसमें। ठीक है, एक्स गाल खुद का कोई कलर नहीं है बेटा, एक्स गाल व्हाइट कलर का है नॉर्मली। एक्स गाल को तोड़ेंगे तो ब्लू कलर निकलेगा, ये बात याद है। ठीक है, और ब्लू कलर कौन तोड़ेगा? बीटा गैल्कोसिडेज एंजाइम तोड़ेगा। क्लियर? लेग जीन जहां पे ठीक होगा वहां से बीटा गैल्कोसिडेज बनेगा और बनेगा तो टूटेगा तो ब्लू कलर आएगा। और यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण नहीं बनेगा बीटा गैल्कोसिडेज, नहीं बनेगा तो एक्स गाल नहीं टूटेगा तो व्हाइट कलर आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। क्लियर? और क्या था साथ में आप देखो, इस दोनों वेक्टर में चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट चाहे वो रिकॉम्बिनेंट है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब इससे इस जीन से एक प्रोटीन बनेगा जो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करेगा। क्लियर है? चलो, तो ये आपने कल्चर प्लेट लिया, कल्चर प्लेट में आपने क्या डाला है? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाला है। ठीक है, और क्या डाला है? एक्स गाल डाला है। क्लियर है? तो पहली बात तो, एक बात तो मैं बता देता हूँ, एक मैं बताता हूँ, एक आप बताना। ठीक है, अब ये है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट 1 नंबर, रिकॉम्बिनेंट 2 नंबर, 3 नंबर आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कोई प्लाज्मिड नहीं है, कोई प्लाज्मिड नहीं है तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये बैक्टीरिया एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक आपने डाला है यहाँ पे, तो ये वाला बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा, डेथ हो जाएगा इसका। सही बात है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएगा। क्लियर? अब आपको इस प्लेट में 2 कलर का बैक्टीरिया मिला है। ये जो कॉलोनीज है, बैक्टीरिया बेटा कॉलोनी में ग्रो होते हैं। जैसे पारा होता है ना, कॉलोनी, बहुत कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया सिंगल ग्रो नहीं होते, वो हमेशा कॉलोनी में ग्रो होते हैं। और एक कॉलोनी सेम टाइप का होता है, सब कॉलोनी का होता है सेम टाइप का होते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप का कॉलोनी आपको मिला है। एक कॉलोनी है व्हाइट कलर का, एक कॉलोनी कौन सा है? व्हाइट कलर का, और एक कॉलोनी कैसा है? ब्लू कलर का। क्लियर? अब आपको ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हाइट कलर कॉलोनी कौन सा होगा? रिकॉम्बिनेंट होगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा? मतलब 1 नंबर नॉन रिकॉम्बिनेंट है और 2 नंबर क्या है?
रिकॉम्बिनेंट वाला है। तो 2 नंबर क्या होगा, 1 नंबर क्या होगा, कौन सा व्हाइट होगा, कौन सा ब्लू होगा, आप मेरे को बताओ। किसके हिसाब से बताओगे, इसके हिसाब से, लेग जेड जीन के हिसाब से। लेग जेड जीन बनेगा तो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। लेग जेड जीन नहीं बनेगा तो व्हाइट कलर होगा, ठीक है। तो आपको कॉलोनी में 2 टाइप का मिला है, एक व्हाइट मिला है और एक ब्लू मिला है। आप बताओ व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट है कि ब्लू वाला है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, बताओ मेरे को फटाक से। चलो आंसर एमआरएस कटेगल डीएवी ट्राई इट। व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। चलो कहां से आंसर आया है, ईएमआरएस से आया होगा लग रहा है, ठीक। तो व्हाइट वाला बता रहे हैं कि भैया रिकॉम्बिनेंट है। तो अपन चेक कर लेते हैं व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट है क्या। तो ये रिकॉम्बिनेंट में लेग जेड जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले हैं, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने के कारण बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो एक्स गाल को नहीं तोड़ा जाएगा, और नहीं तोड़ेगा तो व्हाइट कलर आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है, व्हाइट वाले कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट हैं, और ब्लू कलर वाले कौन से हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, हो गया सिलेक्शन, एक ही बार में हो गया। कल कितना माथापच्ची किए थे, पहले इधर फिर उधर फिर यहाँ चिपका है वहां किए, आज देखो एक ही बार में सट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट गया, व्हाइट और ब्लू मिल गया। आपको क्या चाहिए, व्हाइट वाला चाहिए, यहाँ से उठाओ ले लो और इसको आगे ले लो, कल्चर करो, ग्रोथ करो इसको। क्लियर, ये हो गया आपका खत्म बात। इतना ही आपको सिलेक्शन में पढ़ना है बेटा। 2 टाइप का सिलेक्शन पढ़े अपन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और दूसरा लेग जेड जीन को यूज करके। लेग जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसिडेज, कल 100% आपको इस पे क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसको बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, देखो बेटा, एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया में उसका खुद का प्रोटीन है, खुद का प्रोटीन होगा अपना बैक्टीरिया खुद का। आपने क्या किया, कोई एक जीन बाहर से लिया, जैसे ह्यूमन का जीन लिया, इंसुलिन जीन, और इंसुलिन जीन को आपने बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया में इंसुलिन जीन से इंसुलिन प्रोटीन बन रहा है, वो किसका प्रोटीन है, हमारा प्रोटीन है ना, लेकिन एक्सप्रेस कहाँ हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा है। ऐसे ही प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। एनी प्रोटीन विच इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोलॉगस होस्ट, हेटेरोलॉगस मतलब कोई और होस्ट में एक्सप्रेस हो रहा हो, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर है। और आपका इसके पूरा चीज करने का मेन उद्देश्य ये है बेटा कि आप इस जो भी आपका इंसुलिन मान लो बनाना चाहते हो, तो आप क्या चाहोगे कि थोड़ा से बनाएं, नहीं, आप चाहोगे कि बहुत लार्ज स्केल में बनाएं, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाएं, और उससे निकाल के प्रोटीन को क्या करें, मार्केट में बेचें। सही बात है। तो इसको आपको छोटे स्केल में नहीं करना है, बड़े स्केल में करना है। और बड़े स्केल में करने के लिए आप यहाँ से रिकॉम्बिनेंट आपका सिलेक्शन हो गया, इसको यहाँ से हल्का सा लोगे और एक बड़ा सा टैंक आता है, उस टैंक में उसके लिए खाना डाल दो, कल्चर ब्रॉथ बोलते हैं उसको, कल्चर ब्रॉथ बोलते हैं। ब्रॉथ में उस बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल दो। अब ये थोड़े से बैक्टीरिया जो आपने यहाँ से लिए थे, व्हाइट कलर वाला रिकॉम्बिनेंट, यहाँ से ऐसे पेन जैसा आता है बेटा, आप एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ टच किए, टच करके इसमें टच कर दो। अब ये बैक्टीरिया खाना खा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बन जाएगा, बहुत बायोमास बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन चाहिए जिसमें ये करो। उस बड़े से बर्तन को हम बोलते हैं लार्ज वेसल। वेसल इंग्लिश टर्म है, वेसल मतलब बर्तन ही होता है। ठीक है, लार्ज वेसल चाहिए जिसमें आप 100 to 1000 लीटर, 100 लीटर से 1000 लीटर मतलब 1000 लीटर तक का कल्चर कर सको। ऐसे लार्ज वेसल को हम बायो रिएक्टर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको,
बायोरिएक्टर बोलते हैं। और बायोरिएक्टर आपको दो टाइप का दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में। लास्ट पेज में जाओगे जब आप इस चैप्टर के, दो टाइप का बायोरिएक्टर दिया हुआ है, एक है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और एक है स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में बेटा मत समझो कि बड़ा सा वेसल है, ऊपर से ऐसा पंखा जैसा एक मोटर लगा हुआ है जिसमें ब्लेड लगा हुआ है, फ्लैट चपटे चपटे क्या लगे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं। तो क्या है बेटा, जो अंदर मीडिया है, जो आपने ब्रॉथ उसके खाने के लिए डाला है, उसको बार बार आपको क्या करते रहना है, मिलाते रहना है ताकि कोई न्यूट्रिएंट नीचे ना बैठ जाए। और ऑक्सीजन नीचे से एक पाइप आया हुआ है जिससे हवा फेंक रहे हैं अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया कैसा है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो। तो आपको अंदर में उस चैम्बर में हवा भी देना पड़ेगा, और हवा और खाने को मिलाने के लिए आपने एक फ्लैट इम्पेलर लिखा हुआ है ना, चपटे ब्लेड वाला मोटर लगा के रखा है जो उसको क्या करेगा, मिक्सिंग करता रहेगा। क्लियर है। फिर उसको आपके पास पीएच कंट्रोल के लिए ऊपर में ट्यूब लगा हुआ है, वहां से आप पीएच चेक कर सकते हो। पीएच जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है बेटा, मान लो कि बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए पीएच चाहिए 7, है ना, 7 से 8 पीएच चाहिए। अब बैक्टीरिया ग्रोथ करते 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 क्या हुआ, इतना ग्रोथ हो गया कि धीरे धीरे कुछ कंडीशन एसिडिक होने लग गया। पीएच धीरे धीरे अंदर उस चैम्बर के अंदर, वेसल के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर पीएच 7 से मूव करते करते कहाँ आ गया, 5 आ गया। अब 5 पीएच में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, मर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि आपका बायोरिएक्टर के अंदर पीएच मेंटेन रहे, कितना रहे, 7 रहे। तो उसके लिए ऊपर में एक ट्यूब लगा हुआ है जो आपको पीएच बताते रहता है, और वहां से आप एसिड या बेस ऐड करके डाल के आप पीएच को मेंटेन कर सकते हो। जैसे मान लो कि पीएच 7 चाहिए और पीएच धीरे से खसक के 5 की ओर जा रहा है, तो आप उसमें बेस डालोगे, NOH डालोगे, KOH बेस डालोगे, तो वापस वो किधर खिसक के आ जाएगा, 7 में आ जाएगा। तो आपको मेंटेन करने के लिए पीएच लगा हुआ है। क्लियर है। तो ऐसे डिटेल्स हैं। और जो सेकंड वाला टैंक आपको दिया हुआ है, उस डायग्राम को आपको देखना है और दोनों डायग्राम को आपको बनाने आना चाहिए और नाम याद रखना चाहिए। इस पांच टैंक बायोरिएक्टर में क्या है बेटा, नीचे एक फ्लैट ब्लेड लगा हुआ है, एक है ना, नीचे आप देखना उस डायग्राम में नीचे एक पट्टी लगा हुआ है, उस पट्टी में छोटे छोटे पोर्स हैं, और उस पोर से क्या कर रहे हैं, अपन हवा दे रहे हैं। तो जब हवा उस पोर से निकल रहा है तो बबल बन के निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, बबल बन के। और बबल बन जाने से ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी के बाजू में आप देखना, उसी के बाजू में आप देखना, टैंक के बाजू में एक ऐसा एरिया, ऐसा एक बबल बना के ऐसा एक दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ है ना। ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन बबल है। ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन बबल है। यहाँ पे इतना सरफेस एरिया मिल गया, इसके बाजू आजू बाजू आके बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड टैंक है, स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक जो है, बायोरिएक्टर जो है, इसमें ऑक्सीजन सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीजन ट्रांसफर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है खास। और दोनों टैंक में ज्यादा एडवांस टैंक कौन सा है बोलने से, सेकंड वाला, स्पार्स्ड वाला, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ेगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ भी उतना अच्छा होगा। और आपका मेन उद्देश्य क्या है, अच्छे से बैक्टीरिया का ग्रोथ हो। जितना बैक्टीरिया ग्रो होगा उसके अंदर आपका जीन रखा हुआ है, उतना ही ज्यादा उस जीन का एक्सप्रेशन होगा और आपका प्रोटीन बनेगा। पॉइंट क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये दोनों टैंक को आप डायग्राम देख लेना, आप वहां से बना लेना, याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, आपको ऐसे बैक्टीरिया मिला और ये आपका मान लो कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया था, रिकॉम्बिनेंट, यही वाला हमको चाहिए था। इस बैक्टीरिया को लिया और आपने क्या किया, बड़े से एक टैंक में, है ना, बायोरिएक्टर में क्या किया, ग्रो किया। ठीक है, ये आपका बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोरिएक्टर में ग्रो किया तो आपको लार्ज बायोमास, बहुत सारे बैक्टीरिया, बायोमास बोलने से उनका मास टोटल, तो बहुत बायोमास आपको बैक्टीरिया का क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, लार्ज बायोमास ऑफ बैक्टीरिया मिल गया।
तो ये जो आपने प्रोसेस किया, यहां से जो आपने इसको क्या किया, ग्रो किया, इस फेज को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये बायोमास मिला, अब इस बायोमास के अंदर आपका प्रोटीन है, बैक्टीरिया है, तो बायोमास मतलब क्या, बैक्टीरिया, तो इसी के अंदर आपका क्या है, प्रोटीन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस बैक्टीरिया को तोड़ना पड़ेगा। उस तोड़ोगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया का खुद का भी प्रोटीन है, आपका भी प्रोटीन है, तो आपको उनके प्रोटीन से, उनके लिपिड उपिड से सबसे हटा के आपके प्रोटीन को अलग करके क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां तक अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग था। अभी तक जो अपन कर रहे थे बेटा अपस्ट्रीम था। अब बायोमास मिलने के बाद जो हम सेपरेट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। अप मतलब ऊपर का, डाउन मतलब नीचे का। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सब क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो मेन पार्ट है, क्या क्या, एक है सेपरेशन और दूसरा है प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन आप डिफरेंट टेक्निक्स का हेल्प लेके करते हो, है ना। डिफरेंट टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक आते हैं जो अभी फिलहाल एनसीईआरटी में हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना, गैस क्रोमेटोग्राफी, ऐसे कई प्रकार के टेक्निक है। एक्टा प्योर सिस्टम, जिससे आप प्रोटीन को क्या करते हो, प्यूरिफाई करते हो, बैक्टीरियल प्रोटीन से प्यूरिफाई करके हमारा खुद का प्रोटीन निकालते हैं, ठीक है। तो उसको आपको सिंपल याद रखना है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। डिफरेंट टेक्निक यूज करके सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्लियर है? अब सेकंड, यहां थोड़ा बहुत 2-3 लाइन और दिया हुआ है, उसको समझो बात को। तो आपने सेपरेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया। प्यूरिफिकेशन करने के बाद आपको क्या मिल गया, आपके पास आपको अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल गया। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल गया, सही है। अब मान लो कि आपने इंसुलिन बनाया है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, अब इसको आपको मार्केट में बेचना है। हो सकता है आपने दंतेवाड़ा में बनाया, मान लो, अब आपको इसको दिल्ली भेजना है, यूएसए भेजना है, न्यूयॉर्क भेजना है, और दूसरी जगह दूर दूर तक भेजना है। और वो जाने के बाद उसको यूज करते तक उसको लाइफ उसका रहना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। सही बात है। आप मान लो कि यहाँ से आप दिल्ली भेज रहे हो, पता लगा रायपुर पहुँचते पहुँचते वो खराब हो गया, तो कोई प्रोटीन कोई काम का है नहीं। सही बात है। तो उसको आपको क्या करना है, उसका लाइफ, उसका सेल्फ लाइफ वो खराब ना हो, उसके लिए आपको उसमें क्या डालना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में आप क्या ऐड करोगे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब उसको खराब होने नहीं देगा, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा के रखेगा। जैसे आपको भी दवाई देते हो, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि 2024 तक, 2023 तक एक्सपायरी डेट लिखा होता है। वो एक्सपायरी डेट हम कैसे फिक्स किए हैं, प्रिजर्वेटिव डाल के उसका एक्सपायरी बढ़ा के 2-2 साल का एक्सपायरी, है ना। आप जैसे अपन मिक्सचर लेते हैं 6 महीना यूज बिफोर 6 मंथ, उसमें भी जो आपका लेस आता है, तो लेस वो जो हवा भरे रहता है, वो हवा क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस क्या कर रहा है, आपके खाने को जो फूड मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिजर्वेटिव है नाइट्रोजन गैस भी। वैसे ही आपको भी अपने इस मेडिसिन में क्या डालना पड़ता है, प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है। और ये जो प्रिजर्वेटिव डाल के आप उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोले हैं, फॉर्मुलेशन बोले हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिए हैं, फॉर्मुलेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिए हैं, फॉर्मुलेशन नाम दिए। क्लियर? अब फॉर्मुलेशन हो गया, सेल्फ लाइफ बढ़ा दिए आप। अब उसके बाद क्या है, आपको क्वालिटी कंट्रोल करवाना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब आपने ये प्रोटीन को यहाँ से प्यूरिफाई किया था। अब मैं बोलूँ अगर कि अगर ठीक से प्यूरिफाई नहीं किए हैं, इसमें बैक्टीरिया का भी कुछ प्रोटीन है, तो इसका मतलब उसका क्वालिटी सही नहीं है। वो कंप्लीटली 99.99% प्योर होना चाहिए। 99.99% क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अगर मान लो गलती से उसमें बैक्टीरिया का प्रोटीन आ गया और वो किसी पेशेंट को आप दे दिए, तो उसका इंसुलिन दवाई तो गया, साथ साथ में बैक्टीरिया का प्रोटीन भी चला गया।
चला गया, और हो सकता है उस बैक्टीरिया के प्रोटीन से कुछ नया डिजीज हो जाए इंसान को, ह्यूमन को। तो 99.99% क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। और उसके लिए एक टर्म है क्वालिटी कंट्रोल, है ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है। जैसे मैं बेटा कंपनी में सब काम किया हूँ, है ना, तो मैं ये देखा हूँ कि कैसे होता है। बड़े बड़े क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करके एक सामने एक और टीम होता है, उस टीम को देते हैं हम, उस टीम को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टीम। वो क्या करते हैं, चेक करके बताते हैं कि 90 कितना परसेंट प्योरिटी है। अगर 99.99% प्योर निकला तो वो पास हो जाता है। क्या करते हैं, पास, उसको आगे भेज देते हैं, फिर वो दवाई जैसे पाउच बन के पैकेजिंग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पैकेजिंग होने के लिए। अगर उतना नहीं निकला, 99, मान लो 97% निकला, वापस आ जाएगा किसके पास, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करने वालों के पास वापस आ जाएगा। इनको बोलेंगे 97% है, दोबारा प्यूरिफाई करो। फिर वो प्यूरिफाई करेंगे, फिर उसको भेजेंगे क्वालिटी कंट्रोल, फिर वो दोबारा चेक करेंगे, अगर 99.9 निकल गया इस बार, फिर उसको पास कर देंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इसेंशियल, है ना। क्या करेंगे हम, फॉर्मुलेशन के बाद हम क्या करते हैं बेटा, क्वालिटी कंट्रोल भी करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्वालिटी टेस्टिंग, ठीक है। और एक लास्ट लाइन आप यहाँ पे समझ लो, ये जो टेक्निक्स है, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कौन सा टेक्निक यूज होगा। सब टेक्निक सब जगह अप्लाई नहीं होता बेटा, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से टेक्निक भी क्या हो जाता है, मेथड ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ टेक्निक प्यूरिफिकेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लास्ट लाइन यही आपका है। इसी के बाद हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इसी को एक बात ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका एक्सप्रेशन हुआ तो मान लो कि ये प्रोटीन बना अंदर, ऐसे ये प्रोटीन बन रहा है। तो अगर आपका प्रोटीन अंदर बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टैंक में ग्रो करने के बाद आपको पूरा बैक्टीरिया को इकट्ठा करना पड़ेगा, और जो कल्चर मीडिया था, जो लिक्विड था, उस लिक्विड को फेंकना पड़ेगा और बैक्टीरिया इकट्ठा करके अलग लेना पड़ेगा। फिर बैक्टीरिया को तोड़ोगे तो अंदर से आपका प्रोटीन निकलेगा, पहला कंडीशन। एक और दूसरे तरीके से सोचो, मान लो ये बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता है आपका, और बना के क्या करता है, इसको सीक्रेट कर देता है बाहर। क्या कर दिया, सीक्रेट कर दिया बाहर छोड़ देता है, अपने अंदर नहीं रखता है। कहाँ छोड़ देता है, बाहर छोड़ देता है, सीक्रेट कर देता है। अब आपका प्रोटीन कहाँ है, बैक्टीरिया के अंदर बना था, लेकिन वो तो छोड़ दिया है बाहर। उस कंडीशन में हम बैक्टीरिया को कलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, बैक्टीरिया तो प्रोटीन बाहर छोड़ दिया है। तो उस कंडीशन में हम बैक्टीरिया को पकड़ के अलग करके बैक्टीरिया को फेंक देंगे, और जो बाहर में जो लिक्विड था जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, उस लिक्विड को लेंगे। सही बात है। और क्योंकि लिक्विड में मेरा प्रोटीन है, उस लिक्विड को लेके, कल्चर ब्रॉथ को लेके फिर आगे मैं प्यूरिफिकेशन करूंगा। तो आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट अंदर बन रहा है तो आप बैक्टीरिया ले रहे थे, अगर प्रोडक्ट अंदर बन के बाहर रिलीज कर दे रहे हैं, सीक्रेट कर दे रहे हैं, तो आप बैक्टीरिया छोड़ के मीडिया ले रहे थे। और टेक्निक बदल जा रहा है, मेथड क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा बायोटेक चैप्टर खत्म हुआ। अब इसका ये जो हम सीखे कि ये कैसे जीन डालना है, क्या करना है, इसी को हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर में अप्लाई करेंगे। 3 फील्ड हम देखेंगे, एक एग्रीकल्चर देखेंगे, है ना, 3 नहीं 2 ही देखेंगे शायद। एग्रीकल्चर देखेंगे कि एग्रीकल्चर में आप कैसे हेल्प ले सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और दूसरा आप देखोगे मेडिसिन में, है ना, दूसरा कहाँ देखोगे आप, मेडिसिन में। और तीसरा हम देखेंगे रिसर्च में क्या क्या इसका यूज कर सकते हैं, किसका, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। ये जो जीन इंसर्ट कर रहे हैं, जीन इधर कर रहे हैं, पीसीआर टेक्निक आप सीखे, ये सब टेक्निक, ये जीन इंसर्शन का कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आप पूरा चैप्टर में एग्जांपल लेके चले कि इंसुलिन प्रोटीन बनाए, तो जब हम मेडिसिन में पढ़ेंगे इसका हेल्प, तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि मेडिसिन में इंसुलिन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया गया, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने के हिसाब से हमारा जो ये यूनिट है बायोटेक का, ये पूरा खत्म होगा। आई बिलीव नेक्स्ट वीक में 4 से 5 दिन लग जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। लेट्स मीट ऑन मंडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम, है ना। अच्छे से एग्जाम दीजिए, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।